ये जो शीत युद्ध लिखा है, शीत युद्ध का दौर, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। उन कारणों को अब जब हम समझ लेंगे तब हम अगला जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से समझ लेंगे और आने वाले चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इस चैप्टर को समझना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबके लिए, हमारे लिए भी और पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि ये चैप्टर समझाएगा कि भारत ने किस प्रकार से अपनी आजादी के दौरान किन समस्याओं में प्रारंभ करी है अपनी राजनीति। आज जितनी आसानी से किसी को गाली दे दी जाती है, उतनी आसानी से देश ने अपनी राजनीति प्रारंभ नहीं करी है। उतनी आसानी से, जितनी आसानी से लोग आज गाली बक देते हैं कि नेहरू ने तो ये किया है, नेहरू ने तो वो किया है। अगर नेहरू के टाइम आप होते तो आपको पता चल जाता कि नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया है। राजनीति हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से होती है और उस समय की वैश्विक परिस्थिति बहुत ही डिफरेंट थी। देखो, ये जो शीत युद्ध है इसका प्रारंभ माना जाता है 1945 से लेकर 1991 तक, ये माना जाता है शीत युद्ध का प्रारंभ। शीत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले भी एक घटना घटती है, उस घटना का भी शीत युद्ध के प्रारंभ होने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है और वो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है 1939 टू 1945। इस युद्ध में दुनिया दो भागों में बट जाती है, दुनिया दो भागों में बटी हुई होती है। एक होते हैं आपके मित्र राष्ट्र, एक होते हैं आपके मित्र राष्ट्र और एक होते हैं आपके धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? मित्र राष्ट्र में है आपके यूएसए, फिर यूएसएसआर, फिर है आपका ब्रिटेन, फिर है आपका फ्रांस। ये आपके क्या है? मित्र राष्ट्र के देश। और इन देशों ने जिन जिन देशों को अपनी कॉलोनी बना रखा था, इनके साथ वो भी इंक्लूड थे। जैसे भारत किसकी कॉलोनी था? भारत ब्रिटेन की कॉलोनी। भारत किसका उपनिवेशवाद था? भारत ब्रिटेन का। तो भारत भी इसमें सम्मिलित था, भारत के साथ श्रीलंका भी सम्मिलित था, भारत के साथ, मतलब जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने अपनी हुकूमत कर रखी थी, तो दूसरे विश्व युद्ध में ना चाहते हुए भी वो देश भी सम्मिलित थे। उन देशों को भी सम्मिलित किया गया था, उन देशों से भी सैनिक मदद मांगी गई थी, उन देशों के लोगों को भी लड़ने के लिए जबरदस्ती ले जाया गया था। तो ये जान लें। फिर इसके बाद आते हैं आपके कौन? आपके आते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन है आपका? आपका पहले आता है जर्मनी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है इटली, फिर उसके बाद जापान, ठीक। ये देश है, ये क्या है? ये धुरी राष्ट्र। मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में कि आप उस टाइम इनके कौन राजा था, कौन प्रेसिडेंट था, ये पता कर लेना। आपने नहीं पता करा, कोई बात, ठीक है। फिर भी तो ये जो है, और देखो, तो ये जो धुरी राष्ट्र के देश है, ये आपका दूसरा विश्व युद्ध हार जाएंगे, दूसरा विश्व युद्ध हार जाएंगे। कौन हारता है? धुरी राष्ट्र। और आपको मैं बता देता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा, लड़ाई कहां होती है? पूरी की पूरी कहां होती है? यूरोप में, क्योंकि यूरोप के ही सबसे ज्यादा देश सम्मिलित थे। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये सारे के सारे कहां के देश हैं? सारे के सारे यूरोपीय देश। तो इन्हीं के बीच में, और युद्ध का अंत अमेरिका करता है। युद्ध का अंत कौन करता है? अमेरिका करता है। कैसे करता है? जापान पे परमाणु बम गिराकर। जापान पे क्या गिराकर? परमाणु बम। परमाणु बम कब गिराता है? एक गिराता है वो कब? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये ढूंढना है और आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो जापान पे परमाणु बम गिराकर ये
युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त किया जाता है। फिर जो स्टार्ट होता है इसके बाद उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध इसी को कहते हैं। और शीत युद्ध स्टार्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इन दोनों के बीच, जो एक टाइम पर दोनों मित्र हैं, एक ही ग्रुप के हैं, इनके बीच में पावर स्ट्रगल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ही आपका कोल्ड वॉर बनता है। किसके किसके बीच का? यूएसए के बीच का और यूएसएसआर के बीच का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। फिर से सुन लो, यूएसए और यूएसएसआर का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही बनता है आपका शीत युद्ध का कारण। शीत युद्ध का कारण है यूएसए और यूएसएसआर का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो आपका यूएसए है, यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है? यूएसए की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है इसकी? डेमोक्रेसी, डी फॉर डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी क्या है? आप इसका क्या है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, सी फॉर कैपिटलिज्म। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? साम्यवाद, साम्यवाद, समझ लो ना, जिसे मार्क्सिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सिज्म। फिर इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिज्म। ठीक है, ये है। और यही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है। अमेरिका कहता है कि दुनिया को अच्छे से चलाने के लिए वहां पर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के थ्रू चलाई जा सकती है पूरी दुनिया। और यही कॉन्फ्लिक्ट दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यही कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के आपका किसमें कन्वर्ट होता है? शीत युद्ध में। समझ नहीं बात? ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इस आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक, ये जो विचारधारात्मक भिन्नता है, यही बनता है आपके शीत युद्ध का कारण। जैसे आज के टाइम पर भारत में भी दो आइडियोलॉजीज के बीच में अभी इलेक्शन चल रहा है। एक जो फेवर करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, एक जो फेवर करती है मिक्स सोसाइटी को। समझ में आई बात? तो इस आइडियोलॉजिकल वॉर है ये, कोई असली वॉर नहीं है। लोग जो एक दूसरे को गालियां बकने लगते हैं पार्टियों के बिहाफ पे, वो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। पार्टियां आइडियोलॉजिकली लड़ रही हैं, उनको हथियारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एट द एंड जनता डिसाइड करेगी कि उनके ऊपर कौन सी आइडियोलॉजी रूल करेगी। ये जनता के हाथ में। आप कौन होते हैं लड़ने वाले? आपको किसने ये अधिकार दिया? पार्टी ने तो आपको नहीं बिठाया है कि मेरे बिहाफ पर लड़ो। तुम आप चर्चा करिए, लड़िए मत। आपको लड़ने के लिए वो, अगर आप फंस गए ना लड़ाई में, तो आपको बचाने आने वाले नहीं है पॉलिटिकल पार्टियां। आपको आपकी बेल तक कराने नहीं आएंगी, वो पिसना आपके घर वालों को है। ये बात जान लो आप। समझ में आई बात? तो आप कभी लड़िए मत। हाथ तो किसी पे भी मत उठाइए। हाथ उठाने का मतलब है, तो यहां पर भी यही होगा। युद्ध की तैयारी बहुत होगी, लेकिन कभी युद्ध नहीं होगा। युद्ध के लिए हथियार बहुत बनाए जाएंगे, लेकिन युद्ध कभी नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे ना, इसको नहीं समझ के चलोगे, तो अगला चैप्टर जो है उसको कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो चैप्टर का बेस यही है। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि फिर यूएसएसआर ने इतने हथियार क्यों बनाए, उसने हथियार पे इतना पैसा क्यों लगाया। आप तभी समझ पाओगे ना कि उसने इसलिए लगाया क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि उसे अपने आप को पावरफुल दिखाना था, क्योंकि उसे अपने पीछे कुछ लोगों को जोड़ना था। और जुड़ता उसी के पीछे व्यक्ति है जिसके पास क्या होती है? पावर। भिखारी के पीछे कोई नहीं चलता, चलते लोग उसी के पीछे है जिसके पास पैसा होता है।
पैसे वाले इंसान के पीछे ही आपको 10 लोग दिखेंगे, भिखारी के पीछे आपको कभी 10 लोग नहीं दिखेंगे। दिखते हैं? कदापि नहीं दिखेंगे। तो ये है इसका मेन फोकस। ये चैप्टर इस पर चलेगा। इस चैप्टर में हम यही पूरा समझेंगे। तो